हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले लोडा ग्रुप के आईपीओ के बारे में। इनकी एक कंपनी है मैक्रोटेक डेवलपर्स, उसके नाम से आईपीओ आ रहा है लोडा ग्रुप का। इस वीडियो में हम लोग उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, आईपीओ रिव्यू जानेंगे, हम आपको फंडामेंटल्स वगैरह समझाएंगे, बिजनेस, इंडस्ट्री, मार्केट रिलेटेड डेटा, और यहाँ पे ये भी बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, पीयर कंपैरिजन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं प्राइस बैंड कितना है, 483 से 486 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 30 इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज है, तो करीबन 14,580 रुपये की यहाँ पे आपका एप्लीकेशन अमाउंट बनता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो रिटेल कैटेगरी के लिए जो इशू है वो 35% यहाँ पे रखा गया है रिटेल कैटेगरी का यहाँ पे, और वहीं पे QIB कैटेगरी 50% है, और वहीं पे नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी 15% है। थोड़ा बहुत पोर्शन एम्प्लॉय के लिए भी रिजर्व किया गया है। ओवरऑल जो IPO साइज है वो 2500 करोड़ का है, लेकिन अभी तक इसमें इसे ये नहीं पता पड़ा कि फ्रेश इशू कितना है और यहाँ पे OFS कितना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे पी रेशो की और वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशो है वो 26 का पी रेशो है, ये फिस्कल ईयर यहाँ पे जो FY20 है उसके हिसाब से। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो डाइल्यूटेड EPS वगैरह है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले यहाँ पे कंपनी लगातार यहाँ पे उसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। 2018 में 45 का EPS था, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर 41 का EPS हुआ, और अभी FY20 में 18 रुपये का EPS हो गया है। तो इससे पता पड़ रहा है कंपनी का यहाँ पे डाउन टर्न। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडस्ट्री के पी रेशो से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है उसका सबसे हाईएस्ट पी है, उसका जो पी है वो 131 का है। ठीक है, वहीं पे जो शोभा है उसका जो पी है वो सबसे कम का है, तो वो 15 रुपये के पी पे ट्रेड कर रहा है, और वहीं पे अगर आप देखो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 131 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं बाकी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहें, तो यहाँ पे आप अगर आप DLF वगैरह को देखोगे तो यहाँ पे उनका भी जो पी है वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी वो नुकसान में है, वो कंपनी लॉस मेकिंग है। और वहीं पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो 9 मंथ्स है, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 में यहाँ पे लोडा ग्रुप लॉस में चली गई है। क्यों? क्योंकि पैंडमिक के कारण। अब अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो वेटेड एवरेज जो रिटर्न रहा है वो 41% का रहा है, बट वहीं पर जो नेगेटिव रिटर्न रहा है 7% का इस 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2020। अगर आप NAV की बात करते हैं, मतलब नेटवर्थ को अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो 31 दिसंबर को यहाँ पे जो इसका NAV था वो 97 का था। ठीक है, और वहीं पे अगर आप बात करोगे तो प्राइस टू बुक रेशो आपका जो बनता है वो करीबन 5 का बनता है। ठीक है, वहीं पे अगर इशू कंप्लीट होने के बाद इसका NAV कितना हो जाएगा, तो 141 का NAV हो जाएगा। अब NAV बढ़ कैसे गया? क्योंकि कंपनी के पास जब पैसा आएगा IPO प्रोसीड से, तो कंपनी की एसेट बढ़ जाएगी, तो इसलिए कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हो जाता है। ये इशू साइज यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे कब तक खुल रहा है, 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के लिए खुल रहा है, तो इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लिस्टिंग है वो करीबन 22 अप्रैल के लगभग यहाँ पे माना जा रहा है कि इसकी लिस्टिंग होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे डिटेल रिव्यू के बारे में, जहाँ पे हम RHP के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कंपनी का बिजनेस। कंपनी रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है, इनका जो मेन काम है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का है। ठीक है, अगर आप मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इंडिया में जितनी भी टॉप 7 इंडिया के मार्केट्स में यहाँ पे जो हाउसिंग यूनिट्स बिकती है, उसमें से यहाँ पे 24% यहाँ पे टोटल सप्लाई का, मतलब 24% जितनी भी हाउसिंग यूनिट्स मार्केट में आती है बिकने के लिए, उसमें से लोडा ग्रुप की 24% हाउसेज होते हैं। और अगर आप सेल्स में देखें, जितने भी हाउसेज बिकते हैं उसमें से 32% यहाँ पे हाउसेज इन लोग के बिकते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे टोटल सेल वैल्यू का कितना मार्केट शेयर है, तो 46% यहाँ पे मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 30% इसका इंडिया के रेजिडेंशियल इसमें मार्केट शेयर है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंपनी के अगर आप देखना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, तो ये जो $50 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2008 में, वो बढ़ के हो चुकी है $120 बिलियन की। और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री को वो है करीबन 6% है इंडिया की GDP के लिए। वहीं पे ये जो लोडा ग्रुप है ये MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। वहीं पर अगर हम देखें कंपनी के जो प्रमोटर हैं अभिषेक लोढ़ा, राजेंद्र लोढ़ा और संभावनाथ यहाँ पे एक ट्रस्ट करके है वो है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो इनके फाउंडर मेंबर है मंगल प्रभात, वो यहाँ पे जो है मंगल सिंह लोढ़ा जो है वो यहाँ पे जो मुंबई के कांग्रेस के वो चेयरमैन भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं
मुंबई कांग्रेस की नहीं, मुंबई बीजेपी के चेयरमैन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू कंपनी के लिए एक तो डेप्ट का रिपेमेंट करना और कुछ लैंड वगैरह खरीदना आगे अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए, जिसमें से 1500 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे डेप्ट का रिपेमेंट के लिए और 375 करोड़ यहाँ पे कुछ लैंड वगैरह के लिए यहाँ पे खरीदने के लिए पैसा जुटाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 100% है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यहाँ पे सोचने वाली बात होती है, इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में जो इंडिया की सेकंड नंबर की है, उसमें किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने आज तक आईपीओ से पहले कोई पैसा ही नहीं लगाया है। अगर आप देखोगे नज़ारा में भी, तो वहाँ पे तो झुनझुनवाला और आईएफएल जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, पर इसके अंदर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, तो कोई भी प्री आईपीओ इन्वेस्टर नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात होती है कि इसमें आज तक कभी किसी ने पैसा लगाने के लिए क्यों नहीं सोचा, ठीक है। तो 100% यहाँ पे मार्केट जो शेयर है वो यहाँ पे प्रमोटर्स का है इस कंपनी के अंदर। कुछ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे कंपनी को 31 दिसंबर जो 9 मंथ्स एंड हुए हैं कोरोना के अंदर, उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का यहाँ पे जो लॉस है वो 264 करोड़ रुपीस का हो गया है, ठीक है। वहीं पे अगर कंपनी की नेटवर्थ देखेंगे, तो नेटवर्थ जहाँ पे कंपनी की 4000 करोड़ की नेटवर्थ थी, ठीक है, जो 31 मार्च 2020 को थी, वो अब कंपनी की कम होके 3841 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ हो गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने वाली है, जो कंपनी का जो नुकसान है वो लगातार बढ़ता आ रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार कम होता आ रहा है। कैसे? अगर आप देखोगे पहले जो कंपनी का 1780 करोड़ का प्रॉफिट था वो कम होकर 1640 करोड़ पे आया, और अभी जो 31 मार्च 2020 में केवल 750 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट बनाया है, और अभी 9 मंथ्स के अंदर तो कंपनी नुकसान में चली गई। तो ओवरऑल जो आप देखोगे 2018 से लेके अभी 2020 तक, तो यहाँ पे कंपनी का जो डाउनटाउन है वो यहाँ पे बढ़ता आ रहा है, कंपनी लॉस में जाती जा रही है और प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है। वहीं पे अगर हम देखेंगे रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, जहाँ पे 1765 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 3390 करोड़ का हुआ। और वहीं पे अगर आप देखोगे, नहीं सॉरी, हम लोग अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू जो था कंपनी का वो पहले 13,527 करोड़ का था, फिर ये हुआ 11,906 करोड़ का, फिर वापस बढ़ के हुआ ये करीबन 12,444 का हुआ। और अभी जो 31 दिसंबर 2020 में जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो यहाँ पे करीबन रहा है 2915 करोड़ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहते थे तो हम लोग ने फटाफट आपको एक क्लिक वो दे दिया है, इनसाइट्स दे दिए हैं कि कंपनी की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसी है। वहीं पे अगर हम देखेंगे कंपनी की बोरोइंग्स को, तो बोरोइंग्स यहाँ पे अगर हम बात करें, अब मैं मिलियन में ही बात करूँगा, तो अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है, अभी पहले 2,26,000 मिलियन यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग्स थी, ठीक है। वहीं पे फिर ये बढ़ के 2,56,000 मिलियन हुई, और फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत कम हुई 1,84,000 मिलियन, लेकिन कोरोना के कारण कंपनी को और पैसा जुटाना पड़ा। तो एज ऑन डेट जो इनकी बोरोइंग्स है वो करीबन 1,86,000 मिलियन है। तो अगर आप इसको रुपी टर्म्स करोड़ में देखेंगे तो करीबन 18,600 करोड़ की कंपनी की यहाँ पे बोरोइंग्स है, और उसमें से जो कंपनी पे करने चाह रही है वो केवल 1500 करोड़ के लिए कर रही है। तो मतलब आईपीओ के बाद भी कंपनी का जो वो है बोरोइंग्स है और डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में क्या क्या यहाँ पे जो चल रहे हैं, अगर केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उसका अगर आप देखना चाहते हैं तो कंपनी के अगेंस्ट करीबन 7,000 करोड़ के यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो 18,000 करोड़ की लाइबिलिटी तो पहले ही है, ठीक है, डेप्ट पहले ही है, और 7,000 करोड़ की एक ऐसी लाइबिलिटी है जो यहाँ पे कंपनी के खिलाफ जो केसेस वगैरह चल रहे हैं उसके अगेंस्ट है, और इसी के कारण कंपनी की जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी करीबन 782 करोड़ के लगभग की है, जो यहाँ पे कंपनी मानती है कि और यहाँ पे हो सकती है। तो मतलब 18,000 करोड़ प्लस 780 करोड़ की यहाँ पे करीबन मोटा मोटी लाइबिलिटी दिखती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ फटाफट से। तो अब हम बात करते हैं कंपनी की वीकनेस की। कंपनी की वीकनेस बहुत सारी है। सबसे पहले कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे जो कंपनी का डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, डेप्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा। और कंपनी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि हो सकता है हम लोग यहाँ पे इन फ्यूचर में हमारी एबिलिटी अफेक्ट हो जाए डेप्ट को यहाँ पे रिपेयर करने की। और मैं आपको बता दूँ 1 साल पहले कंपनी ने डिफ़ॉल्ट से बचते बचते यहाँ पे काम किया है। कंपनी का कोई यूएस का लोन था जिसके खिलाफ यहाँ पे कंपनी डिफ़ॉल्ट करने वाली थी, अगर कंपनी को बराबर टाइम पे इंडिया के बैंक से पैसा नहीं मिलता, तो कंपनी एक बार डिफ़ॉल्ट करती करती बची है, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखेंगे कंपनी ने
ये भी बोला है कि हम लोग को नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले हैं, ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में भी नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले। वहीं पे कंपनी ने बोला लॉस इनकर किया था हमने दिसंबर 9 मंथ्स के अंदर, दिसंबर 2020 में, इस साल में, और हमको लगता है कि आगे भी हम लोग को थोड़ा बहुत और लॉस यहाँ पे इनकर करना पड़े। तो बेसिकली आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट रहा है कंपनी का दिसंबर 2020 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी को अभी भी बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, बट अगर आप देखोगे 9 मंथ्स के अंदर कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहा है वो पॉजिटिव रहा है, बट अगर आप देखोगे FY20 के अंदर कंपनी का जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी के खिलाफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ की, वो भी कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसी के अलावा कंपनी ने ये भी बोला हम लोग को सूटेबल लैंड वगैरह मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। उसी के अलावा कंपनी के साथ किसी भी तरह का डेफिनेटिव एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे टू यूज़ द पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू एंड मे इन्वेस्ट द स्पेंड ऑफ द प्रोसीड्स इन द वे दे मे नॉट विच यू मे नॉट एग्री, ठीक है। कंपनी किसी भी हिसाब से अपने यहाँ पे पैसा जुटा सकती है, ऐसा कंपनी ने बोला है। उसी के अलावा कोरोना वायरस यहाँ पे कंपनी को और यहाँ पे बिजनेस को यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और कंपनी ने यहाँ पे बताया कि प्रमोटर ग्रुप कंपनीज और कंपनी के खिलाफ कितने सारे केसेस है जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो ये जो अगर आप देखोगे कंपनी का यहाँ पे जो फिनेंसिंग और वो सारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर और बिजनेस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ों पे टिका हुआ है, केसेस ज़्यादा है, डेब्ट ज़्यादा है, नेटवर्थ भी नेगेटिव है, और अगर आप देखो नेटवर्थ मतलब कम होती जा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये इस IPO में लगाने के लिए मैं आपको राय नहीं दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और थोड़ी बहुत चीज़ों की, तो कंपनी ने बहुत सारी अपनी वीकनेस बताई है, बट मैंने आपको कुछ खास बड़ी बड़ी वीकनेस बता दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कंपैरिजन को यहाँ पे अदर कंपनी के जो लिस्टेड पीयर्स हैं उससे। तो देखो मैक्रोटेक डेवलपर्स पहली बात तो लॉस में है, ठीक है। अगर हम देखेंगे DLF वगैरह वो भी लॉस में है, ठीक है। ये हमारी बात हो रही है 31 मार्च 2020 को लेके। अगर आप देखोगे तो इसका जो PE है, इसका जो PE रखा गया है वो 26 का PE है, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो PE बनता है वो 131 का है। सबसे कम जो PE है वो 15 का PE है शोभा का। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसका डेप्थ वेप्थ इतना ज़्यादा नहीं है, और उसकी जो बिजनेस वगैरह है वो एकदम सीधे साधे, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कंपनी का है ना वो स्ट्रांग है। वहीं पे शोभा का भी स्ट्रांग है। तो ये जो दो कंपनीज है ना ये विथ क्लीन बैलेंस शीट है, और क्लीन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते हैं फाइनल राय क्या होती है, तो मैं आपको क्या बताऊँगा। देखो इस कंपनी में आप लोग अभी अप्लाई तो नहीं करें, ठीक है। या मैं आपको अप्लाई करने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो अभी अगर आप देखोगे GMP IPO का वो करीबन 5% के करीब चल रहा है, ठीक है ना। तो नॉट अप्लाई की यहाँ पे राय रहेगी, ठीक है ना। और जो GMP चल रहा है वो 5% पे चल रहा है, वो किसी भी कारण यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण यहाँ पे हिट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे एक जो लिस्टिंग होने वाली है वो एक बहुत ही डिसेंट लिस्टिंग होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग गेन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी बातें रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे ये लार्जेस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया के अंदर, और उसी के अलावा इनकी जो मुंबई के अंदर है लीडरशिप है, ठीक है। वहीं पे कंपनी का एक और बिजनेस है जो अभी नया नया चालू है, वो है डेटा सेंटर और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्क्स का। इसके अंदर क्या होता है, लॉजिस्टिक पार्क्स वगैरह में कंपनी गोडाउन वगैरह बना के देती है, कॉमर्शियल गोडाउन वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है, ठीक है। और डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है कि जो डेटा रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें होती है वो यहाँ पे कंपनी बनाती है। डेटा सेंटर मतलब आप ये मान लीजिए कि कंपनी को जो बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है वो डेटा सेंटर कहलाता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी प्रीमियम होते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट वगैरह था ना वो अगर आप देखोगे तो कंपनी रेजिडेंशियल के अंदर जो प्रीमियम क्लास होती है उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम करती है। उसी के अलावा कंपनी की जो बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है जैसे कि मैनेजमेंट और जो सेल्स वगैरह की जो स्ट्रेटजीज़ है वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पे एक और बात आ जाती है बार बार जो मैं आपको बोलूँगा, कंपनी के फिनेंशियल्स ख़राब है, ठीक है। कंपनी का अगर फिनेंशियल ख़राब होना तो भले ही बिजनेस कितने अच्छा परफॉर्म कर रहा हो वो यहाँ पे हमेशा अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो मैंने आज अपने वीडियो में ज़्यादा बिजनेस के बारे में बताया नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो फिनेंशियल अगर आप देखोगे तो ख़राब है और आने वाले टाइम में भी ख़राब रहेगा, क्योंकि कंपनी की जो डेप्ट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कंपनी अभी लॉस में थी, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है।
इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बिजनेस के बारे में बताया नहीं। बाकी मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता था कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, कितना अभी तक इन लोग ने सेल किया है, कितने इनके खाली प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री अभी इनके पास है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल यहाँ पे रिव्यू करेंगे अगर जैसे जैसे हमको और इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंकर इन्वेस्टर, जीएमपी वगैरह के जो अपडेट्स होते हैं, और हमारा जो एक स्पेशल वीडियो होता है जो लिस्टिंग गेन के लिए होता है, और लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है जो हम लोग जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी उस दिन बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल मैंने आपको हमारी राय बता दी है कि यहाँ पे इसको आप नॉट अप्लाई में रखिए। इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का डेब्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कंपनी के फिनेंशियल्स में प्रॉब्लम है, और अभी तक कोई बड़ा इन्वेस्टर आया नहीं है, और दूसरी चीज़ जो है 5% ही जीएमपी है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग फैक्टराइज करते हुए यहाँ पे नॉट अप्लाई की राय देंगे आपको, ठीक है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और शेयर कीजिए हमारे वीडियो सभी आईपीओ इन्वेस्टर्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।